हाँ जी, तो जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करते हैं वी फाइंड आउट कि कितने नंबर ऑफ सेक्शन है। इसमें 66 सेक्शन है। कितने चैप्टर्स हैं आपके पास? हमारे पास हैं कुछ 7 चैप्टर्स, 66 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 7 चैप्टर्स में आप देखो, सबसे पहला चैप्टर तो हम बोलते हैं फालतू, प्रिलिमिनरी। लास्ट चैप्टर बोलते हैं फालतू, मिसलेनियस। बीच वाले 5 चैप्टर्स हैं जिनके हमें नाम याद करने पड़ते हैं, बाकियों के नाम याद किए बिना अच्छा वाला गुजारा हो जाता है। तो कौन से हैं वो 5 नाम जो हमें याद करने हैं? चैप्टर नंबर 2। कौन सा है चैप्टर नंबर 2? ध्रुव, एसेंशियल्स देख लो। बेसिकली चैप्टर का नाम फॉर्मेशन है, उसमें एसेंशियल्स की बात भी करी गई है, अग्रीमेंट टू सेल की भी करी गई है। चैप्टर का नाम जो है वो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड चैप्टर। वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसका असर क्या है यार? जो कॉन्ट्रैक्ट हमने चैप्टर 2 में बनाया है उसका असर हम चैप्टर 3 में देखेंगे। ठीक है, विच इज इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, क्या असर है? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये जो असर तो देख लिया, अब क्या करेंगे यार? अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया उसका असर भी देख लिया, आप उसको परफॉर्म कैसे करना है चैप्टर नंबर 4 में देख लेंगे। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कंप्लीटली। ठीक है, कि अनपेड सेलर जो बेचारा जिसको पैसे नहीं मिले, क्या है वो, जो भी उसकी सिरदर्दी होगी। ठीक है, लास्ट आता है हमारा डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या क्या होगा? चैप्टर बीच वाले ये सेकंड टू लेके 6 चैप्टर ही है। सॉरी, आई हैव वेरी बैड थ्रोट एज ऑलवेज, एवरीबॉडी इज अंडर द वेदर, आई थिंक ऑल द टीचर्स और ऑल द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ देम। हाँ, एनीवे, सो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं, हमने स्टार्ट करा हमारी जर्नी फ्रॉम सेक्शन नंबर, बेसिकली ये पता करने से कि क्या सोगा एग्जॉस्टिव है। ठीक है, हमने देखा यार सोगा जो है ना उसका पेरेंट एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। पेरेंट एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि यार अपने आप में पूरा तो नहीं है ना यार, ये इसको पक्का किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होगी, किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होगी। कैसे पता लगा हमें? हमें पता लगा इसने हेल्प मांगी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 15 में जाके। ठीक है, और सेक्शन नंबर 3 आपको कैसे पता? अच्छा दिया है, ओके, तो आपने नजर मार रखी हुई है सारे एक्ट्स पे। परफेक्ट परफेक्ट, दिस गोइंग टू बी इजी फॉर यू। अमेजिंग, ओके। तो 2 क्लॉज 15 में हमें पता लगा यार ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प मांगता है। सेक्शन 3 में पता लगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प मांगता है। ठीक है, और इसकी प्रियम्बल प्रियम्बल ने वर्ड यूज करा है डिफाइन एंड अमेंड, कहीं नहीं वर्ड यूज करा कि यार कंसोलिडेट वर्ड यही यूज करा हुआ है। तो इससे हमें पता लग गया कि यार इसको किसी ना किसी की हेल्प पक्का चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी मूव्ड ऑन फॉरवर्ड, हमें पता लगा कि यार एसेंशियल्स क्या होंगे कॉन्ट्रैक्ट के, कि यार एक पार्टी ऑफर कर रही है, दूसरी एक्सेप्ट कर रही है। हमने देखा कि यार कॉन्ट्रैक्ट असर्टेनमेंट, असर्टेन कब होते हैं? जैसे पहले फ्यूचर होता है, फ्यूचर को आप एक्सिस्टेंस में लाते हो, एक्सिस्टेंस में जब आप लाते हो सकता है असर्टेन हो सकता है अनसर्टेन हो। अगर अनसर्टेन है उसको आप असर्टेन करते हो, असर्टेन होने के बाद आप उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाते हो, डिलीवरेबल स्टेट होने के बाद आप उसे अप्रोप्रिएट करते हो। ठीक है, अप्रोप्रिएशन जो थी वो टर्म हमने सेक्शन नंबर 23 में जाके सीधा देखते हैं। 23 एंड 25 बेसिकली अप्रोप्रिएशन से डील करते हैं, बेसिकली सेक्शन नंबर 23 ओनली। उसके अलावा बाकी सारे सेक्शन जो है अप्रोप्रिएशन टर्म नहीं यूज करते हैं, पूरे बैरक में अप्रोप्रिएशन टर्म सिर्फ जाके 23 में ही यूज होती है। ठीक है, फिर हमने देख लिया था बीच में सेक्शन नंबर, अच्छा, डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या था? डिलीवरेबल स्टेट वाज इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन डिलीवरी वाज इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टिव एंड एक्चुअल। देन वी हैड व्हाट एल्स वाज इंपॉर्टेंट? वी हैड बायर एंड सेलर की डेफिनेशन वाज इंपॉर्टेंट, प्राइस वाज इंपॉर्टेंट, मर्केंटाइल एजेंट वाज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी। ठीक है, एंड सर्टेन गुड्स एंड गुड्स 27, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी, है ना। हमने सारी चीजें एक बार देख ली हुई है। ठीक है, honestly we are nearing the end only. Why? Because major portion 1 to 30 I consider is a major portion of entire होगा 1 to 30 and 45 onwards, है ना। तो बीच वाला जो पोर्शन है वो कितना ज्यादा इजी गोइंग है, हम उसको बहुत आसानी से इजीली व्हाट डू वी कॉल इट, वी कैन जस्ट टेक इट इजी ज्यादा राइट से, है ना। तो उसके लिए इतना ज्यादा हमें सिरदर्दी लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मेंस में तो आते भी नहीं, बीच वाले सेक्शंस नहीं आते हैं, प्री में आते हैं। मेंस का सेक्शन पोर्शन जो है 1 to 30 के पहले, 30 से पहले पहले और 45 से बाद बाद में है। ठीक है, हाँ जी। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि सेक्शन नंबर हाँ, सेक्शन नंबर 7 और 8 का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है। सेक्शन 7 बात करता था बिफोर अग्रीमेंट टू सेल, ये गुड्स खत्म है।
8 बात करता था एटीएस के बाद खत्म हुए हैं लेकिन सेल से पहले खत्म हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमने एल्फिक वर्सेस बार्न्स का केस देखा था, ठीक है, हॉर्स वाला एग्जांपल दिखा था, है ना 8 डेज वाला ट्रायल वाला। उसके बाद हम आ गए सेक्शन नंबर 9-10 असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस को लेके। हमने बोला यार असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस को लेके हम जनरली वो सेंस नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट का, है ना, अगर होता है तो हम बनाते हैं, तो होता है, वैसे नहीं होता, यही देखा हमने, ठीक है। उसके बाद में देखा प्राइस कैसे कैसे सर्टेन, सॉरी, सेक्शन 10 ने हमें बोल दिया कि यार प्राइस असर्टेन करने का तरीका आप खुद भी कर सकते हो, थर्ड पार्टी से भी करवा सकते हो, वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अगर वैल्यूएट करती है तो उसके क्या सीन रहेगा वो हमने वो देख लिया, ठीक है। वो हो सकता है मे नॉट और कैन नॉट, दोनों चीजें हमने कंसिडर करी है, ठीक है। उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट सेक्शन पे जो बात करता था स्टिपुलेशंस को लेके, कंडीशंस एंड वारंटीज को लेके। कंडीशंस क्या होती हैं, वारंटीज क्या होती है, हमने वहां से समझ लिया, ठीक है। कंडीशन एक ऐसी चीज जो मेन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वारंटी एक ऐसी चीज विच इज नॉट द एसेंस विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस, है ना। कंडीशन एंड वारंटीज को हमने बाइफरकेट कर दिया था फर्दर इंप्लाइड कंडीशन इंप्लाइड वारंटीज को दो पार्ट्स में। इंप्लाइड कंडीशंस कहाँ पे थी, इंप्लाइड कंडीशंस बैठी थी सेक्शन नंबर 14A, 15, 16, 17 में, ठीक है। इंप्लाइड वारंटीज बैठी थी 14B एंड 14C में, ठीक है। 14A में जो इंप्लाइड कंडीशंस बैठी थी, ठीक है, उसमें से सबसे पहली इंप्लाइड कंडीशन हमारे पास क्या थी, पहली इंप्लाइड कंडीशन थी कि यार जो बेच रहा है उसका ही है ना, जो मैं बेच रही हूँ तो मेरा ही है, ठीक है। और आप सब इधर ध्यान देना, ठीक है ना, हाँ। और इम्प्लाइड वारंट, फिर सेकंड इम्प्लाइड कंडीशन क्या थी, सेक्शन 15 विच वाज विद रिगार्ड्स टू डिस्क्रिप्शन, ठीक है, पेपर में आया भी था क्वेश्चन हरियाणा में, ठीक है, हाँ, आया था ना सिल्वर डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन कैसा हुआ बाय द वे आप लोगों का पेपर, अच्छा हुआ, आपका कैसा हुआ, बहुत अच्छा, क्या कट ऑफ पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है, कट ऑफ पे डिपेंड करेगा, एनीवे पेपर वाज अ लिटिल हेवायर राइट से, वो नहीं था, सीआरबी बहुत ही कम थी, है ना, ऐसा था ही नहीं, मुस्लिम लॉ एक सेक्शन, एक क्वेश्चन, हाँ पता नहीं, बहुत ही हेवायर था, एक क्वेश्चन था सिर्फ, कौन सा था, मलिकी स्कूल आई थिंक, हनीफी स्कूल, हाँ, बस दैट्स इट। और रजिस्ट्रेशन का भी एक क्वेश्चन था शायद, ऐसा एक रजिस्ट्रेशन का एक था, पार्टनरशिप का एक था, हाँ। सोगा का भी एक दो थे, लिमिटेशन बस एक ही था सोगा का, अच्छा लिमिटेशन के तीन थे, पता नहीं डालना कहाँ से है, समझ नहीं आ रहा, सारे सब्जेक्ट से छोड़ ही दिए, डालना क्या है इन्होंने, कॉन्स्टी और कॉन्ट्रैक्ट रज के डाला है, कॉन्स्टी और कॉन्ट्रैक्ट डाला रज के, और जीके बहुत डाली है, ना लीगल जीके ना हरियाणा जीके, लीगल जीके कहाँ थी, जनरल करंट अफेयर है सारे, बिकॉज ना उसमें से ऑनेस्टली जितना भी पता था वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही पता था, ऑनेस्टली, है ना, कि ये एलिफेंट विस्परर्स इंस्टाग्राम पे पढ़ा था तो पता था, ठीक है, जो भी आपको पता होता है वो सारा कुछ, मतलब मोस्ट ऑफ इट पहली बार लगा इंस्टाग्राम काम आया, हाँ हाँ हाँ, वो मुझे पता नहीं था, पता है, मुझे नहीं पता था, मुझे मालदीव तो चलो चल रहा, मालदीव पता था, मेहता पता था, ये पता, हाँ 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 हाँ, राइट राइट। और बहुत सारे स्टूपिड क्वेश्चंस थे यार, जैसे वो कौन सा था, ये जो किंग हैरी वाला था, ये क्या मतलब, क्या था, कुछ कुछ भी काम है जिंदगी में, हाँ मुझे नहीं पता था, मैं कंफ्यूज बैठी वहां पे, मेरे को यार ये क्या था, कौन था ये, मतलब किसने कौन सा गिव अवे कर, भाई एम से था उनका नाम, हाँ राइट, मेगन था ना उनका नाम, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये नहीं पता, अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ दैट आई नो, हाँ 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 हाँ, बहुत पुरानी बात थी, पर ये नहीं पता था ना कौन सा टाइटल थे आगे, ये नहीं पता था मुझे, हाँ। और वो भी एक दो क्वेश्चन थे जो ये जो मुझे पता था, नागेंद्र सिंह पता थे मुझे, है ना, इंटरनेशनल, हाँ, फर्स्ट परमानेंट, वो नहीं मुझे पता था, नागेंद्र सिंह था उनका आंसर, नहीं नागेंद्र सिंह था, हाँ फर्स्ट थे वही थे नागेंद्र सिंह, हाँ
वो ऑप्शन थे पर वो गलत थे, नागेंद्र सिंह सही थे। वो भी कहीं कभी जिंदगी में पढ़ा था तो सबकॉन्शियस में था, या पढ़ा अभी थोड़ी पढ़ा था, सबकॉन्शियस में कहीं पे था। मेंजरी एक्टस, यस। आई मीन कैन यू बिलीव इट, पेपर में ऑप्शन है। मतलब हर बार होती है? नहीं, नहीं होती। वो तो सक्सेशन वाला तो गलत है एच से। हाँ यार, वो ऑप्शन ही नहीं था सेक्शन 9। हाँ उसका। हाँ वो मतलब 8 9 10 ऑप्शन नहीं, 6, जो भी ऑप्शन नहीं, वो तो आप गार्डनशिप की बात कर रहे हो ना, लेकिन उसका ऑप्शन नन ऑफ द अबव था ना, वो सही था, नन ऑफ द अबव था आंसर उसमें से। हाँ आंसर 10 था। 11 12 13 ऑप्शन दिया गया था, और नन ऑफ द अबव वो था साथ में, तो नन ऑफ द अबव करके नहीं आई मैं, क्योंकि वैसे कुछ सोचता नहीं नन ऑफ द अबव हो सकता है। हाँ हाँ, मैं कहा नहीं 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 नहीं, सबसे वही था, 11 ही होगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन यार नन ऑफ द अबव पे ध्यान ही ना जाए यार। राइट। राइट। जितना पेपर सिंपल लग रहा था उतना नहीं था, मतलब पेपर सिंपल सिंपल था, बट पता नहीं क्यों सिली मिस्टेक सबसे हुई है। सेशन वाला क्वेश्चन यार, जिसमें बताया गया था कि फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिवीजन होनी प्रॉपर्टी की, ये कौन सा सेक्शन है, उसमें ऑप्शन नहीं था, उसमें ऑप्शन थे 6 7 8। अरे मैंने 8 करा तो है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 9। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका बनता, अगर हम कोई ना ऑप्शन ना दे तो नो आंसर है इसका। हाँ उसमें तो बहुत कंफ्यूजन आ रही, सबके सबके आंसर अलग है। तो सेबिया वाला सबसे पहले पुट्टा स्वामी है यार, मैंने पढ़ी है। अरे हाँ नो प्रिवेसी का है, उसमें ना कुछ ट्रांसजेंडर्स की बात की गई थी यार। लेकिन वो मोटा मोटा नहीं ना देखेंगे ऑप्शन में, उन्होंने तो ये कहना ना, सेबिया वाला। हाँ 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 हाँ। मैम भी करुण मैम भी वही रेबिया बोल रहे हैं। मुझे फर्स्ट और लास्ट दोनों नहीं पता थे, सेकंड सेंटर में दोनों पता थे, बुड्ढा स्वामी और नवतेज सिंह जौहर। ये दोनों मैंने एक्चुअली पढ़े थे सेम सेक्स से रिलेटेड यार। मतलब जब मैंने एक बार सेम सेक्स की वो तैयार करी थी ना पूरी लिस्ट, उसमें मैंने 7 केस लिखे थे, एक नास फाउंडेशन एटसेट्रा सारे मिला के, उसमें एक पुट्टा स्वामी का मेंशन था मेरे पास। अभी मेरे को पेपर में जाकर सिर्फ वही याद आया कि ये तो नहीं होगा, ये तो मतलब है इसमें, इसमें थी बात कहीं ना कहीं। मेरे को पेपर में जाकर सिर्फ वही याद आ रहा था सीधा सीधा, कि मैंने कभी कराई भी हुई है क्लास में, पता है वो मेरी लीगल जी की क्लास में भी है वो। हाँ अलग लगता है आपको। हाँ हाँ। अरे मैंने भी अगर वो ना पढ़ा होता तो मुझे भी यही लगता कि बुट्टा स्वामी ही आंसर होना चाहिए इसका, लेकिन मैंने पढ़ रखा था तो मुझे। हाँ वही कह रहे हैं मैम भी। राइट। बाकी ठीक था, ठीक है। और वो जो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें सबको आंसर अलग है, कानून मैम का आंसर अलग, रोहित सर का अलग, मेरा अलग, सबका अलग है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। हाँ सबके अलग अलग है ना। कल आ जानी चाहिए थी। हाँ हाँ। लेकिन मैम कह रही है कि 385 से ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ। अच्छा, नहीं करे बच्चों ने, है इतने बेवकूफ बच्चे। जो आता था वो तो एग्जैक्टली exactly, हाँ भाई सही बात है। वो जो पहले 75 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 100% श्योर होते हो, वो तो और पहले नजर में हो जाते हैं, उसके बाद में हो जाता है। राइट। 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 आपको पता होता है वो गलत करके आते हो, क्योंकि आप डिसाइफर ही नहीं कर पाते, पांचों में कंफ्यूज होकर बैठ जाते हो, उसके बाद ऑप्शन अलग। हाँ राइट। सिर्फ एक था, सिर्फ एक। हाँ राइट। राइट।
हाँ 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 हाँ, अरे हाँ, एडी के पैटर्न का तो बिल्कुल नहीं था पेपर। जजमेंट्स 1000 थी एडी में, यहाँ पे देखो 5 जजमेंट्स। वो 299 और 300 वाली को जजमेंट। हाँ हाँ, 299 और 300 वाली एक ही जजमेंट आई, एक 5 मतलब 5-6 जजमेंट आई थे पेपर, बस खत्म। हाँ हाँ, मेरे को भी याद नहीं थी। मैंने भी घर आके देखी, मैंने कहा यार मैंने इतनी 1000 पढ़ी है 300 की, ये कभी नहीं पढ़ी। लैंडमार्क कैसे हो गई है? ऐसे कैसे हो सकता है लैंडमार्क मिस हो जाए? मुझे ऐसा लगा। आपने पढ़ रखी थी लैंडमार्क्स में? हाँ नहीं, हमने नहीं पढ़ी थी कभी। हाँ एनीवे, चलो ठीक है, हो गया। रात गई बात गई। पर रात गई बात गई नहीं हो रहा जब तक पेपर वो नहीं आ रहे हैं, आंसर की नहीं आ रही है ना जब तक। आई मैंने सीआरपीसी आईपीसी खोली नहीं थी, आपको बताइए सीआरपीसी आईपीसी कौन सी थी? तो मैं खोलने भी नहीं थे मैंने, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। एग्जैक्टली। इलेक्शन वाला सेक्शन कौन पढ़ता है, राइट? इलेक्शन वाला सेक्शन आईपीसी। हाँ हाँ, पता नहीं। हाँ, मैं तो छोड़ा ही। रिडंडेंट सी चीजें। हाँ हाँ हाँ। एक और क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि यार ये क्या क्वेश्चन है। एनीवे, हिंदू कितना डाला सच इन्होंने? हिंदू ने रच के डाला। कौन सी? बस जीके। हाँ और कौन? हाँ मुझे नहीं पता था ये। योता पता थी आपको? ओह, 24 जनवरी था ना उसका आंसर। हाँ हाँ, 14 अगस्त, 15 अगस्त। हाँ, 15 अगस्त तो पक्का नहीं था मेरे को। 26 जनवरी, 26 जनवरी में कंफ्यूज हो रही थी मैं। हाँ राइट 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 राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन की डेट भी तो आई थी। कॉन्स्टिट्यूशन की तो डेट भी आई थी ना, 26 नवंबर। हाँ, वो तो चलो अलग से थी। चार्टर था? 71 का चार्टर था वो? अच्छा, मेरे को नहीं याद नहीं है। अच्छा, 70-73 लिख रखा है एक तो। और एक ये सदर अदालत। सदर, ये तो ये शारदा शारदा एक्ट है यार वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट। हाँ हाँ, शारदा था कहते थे। पता नहीं। चाइल्ड मैरिज। हाँ, ये पता नहीं कहाँ सुन रखा था जिंदगी में। शायद पता नहीं सबकॉन्शियस था क्या था, मैं कहूँ चाइल्ड मैरिज था। तुक्का था ये तो चला, बट सबकॉन्शियस में था। हाँ नहीं 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 नहीं, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कभी जिंदगी में सुना है, कभी जिंदगी में सुना है, ऐसा था मेरे साथ। एंड आई वाज, आई मेड अ वाइल्ड गेस कि यार यही होगा, यही लग रहा है, यही लग रहा है, और सब जाके सही होगा। हाँ, और बहुत बहुत, लेकिन बाकी जो इंट्यूशन बाकी चली है वो गलत भी बहुत हुई है, बहुत। हाँ वही मैम कह रहे थे, ऊपर से यार अटेंडेंस कैसी थी आपकी क्लासेस में? नहीं, कितने बच्चे आए थे? सारे आए थे? हमारी क्लास, आपको पता है मेरी क्लास में 30 सीट्स थी और 7 बच्चे आए थे। नहीं, सारे लड़के थे। सारे लड़के थे मेरी क्लास में। खाली थी सारी सीट। अरे मैं कह रही हूँ, आउट ऑफ 30 ओनली 7 मेड इट टू द पेपर। लड़के थे सारे, लड़की थी नहीं कोई। मे भी जो खाली सीट थी वहां पे होंगे, आई नहीं जो। सब भी अच्छा, ये लेटर वाले तभी तो सारे पंचकुला बैठे हैं। जिनका ये था सारे पंचकुला थे, पंचकुला से बनने शुरू हुए थे। हाँ, मुझे रियलाइज नहीं हुआ जब तक सभी ए वालों ने नहीं बोल दिया कि। हाँ हाँ, मेरा 20 था। एस। मेरी डी।
3 थे। सोचो 20D में 3 स्कूल एक ही लाइन में। हम पहले उतर गए, आगे चल के ना ऐसे देखो कि आगे को रश है, देखा आगे कौन है, फिर देखा आगे कौन है, कौन सा था, मैंने कहा प्रणव। लिटरली पहले में उतर जाती, दिखता ना तो पहले में उतर जाती, ऐसे था। एनीवे हाँ, नहीं हमारे साथ तो सारे थ्रेड्स वगैरह सब कुछ कटवा दिया, शूज खुलवाए, शूज उतरवाए, उल्टे करवाए, सब कुछ। नहीं नहीं था स्ट्रिक्टनेस हमारे में थी सेंटर में। पर पेपर में बुलाओ बहुत जल्दी रहते, 9:30 बुला लिया था। 1.5 घंटा जाकर सो जाओ, इंसान सो जाता है और क्या करता है, पता नहीं, मेरे को डर लग रहा था। अगर एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऑल्सो बारिश थी, मतलब ट्रैफिक इतना मिलेगा कोई आइडिया नहीं किसी को, सब भगवान भरोसे चल रहे थे। बारिश बहुत थी यार, बेचारे बहुत लगता है, बहुत बच्चे बेचारे इसलिए भी नहीं आ पाए होंगे, इतनी दूर दूर से जिन्होंने आना है, या जो ट्रैवल ही कर रहे हैं, कम्यूट ही कर रहे थे लोकल चीजों से, कैसे करे बेचारे। हर कोई दिक्कत, हर किसी को दिक्कत हुई है यार, जो आउटसाइडर है उसको दिक्कत है। हाँ हाँ। चलो 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 चलो। हाँ जी, तो हमने देख लिया 11-12 से हमने कर लिया कंडीशन एंड वारंटीज, है ना। 11 हमने देखा 14A में पहली कंडीशन हो गई, 15 में डिस्क्रिप्शन हो गई, 16 में गिव टेम्पटर हो गया, 17 में हमारा सेल प्लस डिस्क्रिप्शन हो गया, सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन हो गया। 14B 14C पे आ गए इम्प्लाइड वारंटीज। पहली इम्प्लाइड वारंटी 14B में कौन सी थी कि फ्री इंजॉयमेंट कर पाऊंगा मैं। 14C में कौन सी थी, इनकम्बरेंस से फ्री होगा, मुक्त होगा, है ना। 18 से ऑनवर्ड्स हमने देख लिया यार, अब सर्टन और अनसर्टन को लेकर बाइफर्केशन कर दी गई, है ना। सर्टन की बाइफर्केशन हमने किस हिसाब से करी कि यार 19 को जनरल में रखते हैं, ठीक है। 20, 21, 22, 24 को हमने सर्टेन में डाल दिया, और बाकी 18, 23 और 25 को हमने अनसर्टेन में डाल दिया, है ना। जिसमें हमने देखा कि यार नॉर्मली कि जब एक स्टे गुड एक पर बना पड़ा है, डिलीवरेबल स्टेट में है, तो उसकी ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। दूसरा, जिसमें अभी कुछ काम रहता है, वेइंग वुइंग डिलीवरेबल स्टेट में लाना रहता है, तो वो जिसमें वेइंग वुइंग रहती है, वो जिसमें सेल बाय ऑनलाइन सेल्स का जिसने 24 में देखा था एग्जाम्पल, है ना, कि एक्सेप्टेंस वाला, ये भी तो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नहीं आया था पेपर में कि सेक्शन 24 का, कि यार कब मानी जाती है सेल बाय अप्रूवल। हाँ, तो सेल बाय अप्रूवल वाला 24 सेक्शन था, ठीक है। उसके बाद 18 में अनसर्टेन को सर्टन कर दो, अगर आपने प्राइस वो बनानी है, ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो। उसमें 23 में क्या था, जी आपके अप्रोप्रिएशन कब करनी कैसे होती है, वो सब हमने सीख लिया। फिर हमने देख लिया साथ में अप्रोप्रिएशन कर कब मतलब माना जाएगा आपने अप्रोप्रिएट कर दिया, अगर आपने राइट टू डिस्पोज अपने पास नहीं रखा तो, ठीक है। उसके बाद 25 में आ गए। 25 में आके हमने बहुत सारे एक इलस्ट्रेशन देख रही थी, 23(2) की, बेसिकली इलस्ट्रेशन के थ्रू ही चल रहा था 25 सेक्शन। देन वी स्टार्टेड टू रेस्पेरी डोमिनो सेक्शन नंबर 26, जिसमें हमने जाके देख लिया रिस्क पासेस द ओनरशिप, उसकी एक्सेप्शन जो थी हमने उसी सेक्शन के अंदर देख ली। देन वी मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 में जाके हमने क्या देखा, 27 में आ गया नेमोडेट कॉर्ड नॉन हैबिट, जिसकी 8 एक्सेप्शन थी। सबसे पहली एक्सेप्शन 27 में खुद, अनलेस अदरवाइज, मतलब बेसिकली जो अनलेस प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और एनी अदर लॉ ऑफ द टाइमिंग इन फोर्स, जिसमें हमने देख लिया था एग्जांपल ऑफ प्लेज, पॉनी पॉनी वाला, है ना, कि उस वो ओनर भी नहीं है फिर भी बेच सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको अलाउ करा है ना। सेकंड हमने देख लिया था, सेकंड एक्सेप्शन इसकी 27 के अंदर ही थी, कौन सी एक्सेप्शन थी सेकंड इसकी, 27 नहीं, प्रोवाइजो थर्ड है। अच्छा, कॉन्डक्ट वाला, कॉन्डक्ट, है ना, कि उसका कॉन्डक्ट ही ऐसा है जिससे सामने वाले को लग रहा है यार ये पक्का मैं ही अपनी चीज पुनीत को बेचने दे रही हूँ अपने सामने ही, ठीक है। तो मेरा कॉन्डक्ट ऐसा है कि सामने वाले को लगेगा, हर्षिता को लगेगा कि पुनीत ओनर है ना। सेकंड नेमोरेट कॉर्न ऑन हैबिट, तो थर्ड पर्सन विल गेट अ गुड टाइटल, ठीक है। थर्ड एक्सेप्शन थी हमारी उसका प्रोवाइजो, ठीक है, मर्केंटाइल एजेंट वाला। फोर्थ एक्सेप्शन थी सेक्शन नंबर 28। 28 में क्या था, पार्ट ओनर वाला, ठीक है। 29 थी फिफ्थ एक्सेप्शन वॉइडेबल वाला, ठीक है। 30 क्लॉज 1 है, 30 क्लॉज 2 सेलर्स डिस्पोजिशन, बायर्स डिस्पोजिशन, ये थी हमारी 6 एंड 7 एक्सेप्शन। 8th एक्सेप्शन थी सेक्शन नंबर 54, जो आगे चल के करने वाले हैं। तो 8 एक्सेप्शन थी इसकी, हमने फटाफट देख ली थी। 27 के अंदर 2, 27 का प्रोवाइजो, 28, 29, 30 क्लॉज 1, 30 क्लॉज 2, 54, ये 8 एक्सेप्शन थी सेक्शन नंबर 27 की, जो हम पेपर में मेंस में काम आती है, इसे ड्रॉ करने में।
उसके बाद वी स्टार्टेड मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 31 ऑनवर्ड्स हमने स्टार्ट करा। 31 से मैंने बोला था प्री के क्वेश्चन आते हैं, मेंस के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे यहाँ से। हमने सीआईएफ और वो तीनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट देख लिए पहले। सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमने वो देखा, हमने एक्सपोर्ट एक्सशिप क्या होता है वो देखा, एक्स रेल क्या होता है हमने वो देखा, और एक और देखा था फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड एफओबी। ये तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेसिकली, हमने देख लिए थे। ठीक है, इसमें हमने क्यों देखे थे, क्योंकि हमारे को पेपर में प्री में इसका क्वेश्चन आना है इन सीआईएफ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आगे क्वेश्चन। तो सीआईएफ के लिए अलग रूल्स रहते हैं, क्योंकि सीआईएफ इज एंटायरली बेस्ड ऑन डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। हमने पहले देख लिया हुआ इन द लास्ट क्लास कि सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटायरली बेस्ड ऑन डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। ठीक है, इसमें सीआईएफ इज कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, जिसमें एक सेलर जो है वो सारा कुछ करा के रख रहा है आपके लिए, है ना, एंड merely on the transfer of the document of title of goods। सारे रास्ते में सिद्धि उसी की है, लेकिन as soon as the document of title is transferred to you, you are the owner now, you become the owner then, at the later stages you become the owner technically, and then you will have to bear the brunt of everything that happens along throughout the route। एंड इसका हमने जो हमने आगे सेक्शन 31 से स्टार्ट करा था उसमें हमने बैरक में ही साइड पे लिखना स्टार्ट कर दिया था कि यार सीआईएफ के लिए ये एक्सेप्शन है ना। पहला सेक्शन 31 भी हमने सीएफ के एक्सेप्शन बनाया था, क्योंकि पहला सेक्शन क्या कह रहा था, रेसिप्रोकल ड्यूटी दे रहा था। 31 सेक्शन क्या कह रहा था कि यार एक हाथ एक वो तो बी था ना, वो 32 था। 31 क्या था, रेसिप्रोकल प्रॉमिस था 31, सही बोल रही हूँ। हाँ जी ठीक है, कि वो गुड्स डिलीवर करेगा और बायर एक्सेप्ट करेगा। मैं डिलीवर करूंगी, आप एक्सेप्ट करोगे गुड्स। पर हमने देखा इसके एक्सेप्शन सीआईएफ था। सीआईएफ इसके एक्सेप्शन कैसे था, क्योंकि यहाँ पे आप गुड्स दे ही नहीं देते, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट देते हो, एक्सेप्शन हो गया। सेकंड आ गया था हमारा पेमेंट ऑफ डिलीवरी और कॉन्करेंट कंडीशंस। कॉन्करेंट कंडीशंस एक आधे। ठीक है, ये थी 32 में। 31 में है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, 32 में है कॉन्करेंट कंडीशंस, 33 में उसके बाद हम आ गए थे 33 बात करता था डिलीवरी की। डिलीवरी कैसे करी जा सकती है, मे बी मेरे पर डूइंग एनीथिंग, हाँ छोड़ दो 33 करना भी, रीड भी मत करना चाहिए। ठीक है, नहीं नजर आता कहीं, जैसे कि पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से तो आ सकता है, लेकिन वैसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि नहीं अभी भी नहीं आया, और पहले भी मैंने 33 का क्वेश्चन जनरली नहीं देखा है। ठीक है, वी कैन कम टू 34 नाउ। 34 हमने देखा इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी आता ही आता है। ठीक है, बेसिकली 33 इतनी बात याद रखो, डिलीवरी दो तरह की, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव, दैट इज इट, मोर देन इनफ। 34 पे आ जाओ। 34 क्या बताता है, पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी हमने देखी थी कि अगर आपकी नियत उसको सेग्रीगेट करने की है ना, हमने इसमें से कुछ 5-6 एग्जांपल्स इलस्ट्रेशन दिखी भी थी, है ना। ट्रक वाली इलस्ट्रेशन लिखी थी, हमने देखा था कि यार अगर सारा कुछ एक ही बारी में आ रहा है तो क्या, है ना। अगर आपने मैंने आपसे चीज खरीदी है, बट मैंने बोला यार एक में हर महीने ना एक एक करके करते रहना है, या इसकी डिलीवरी हर 6 महीने में कर देना, तो हम मान के चलते हैं यार ये सेग्रीगेट करना हमारी नियत है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट को अलग बाइफर्केशन करना हमारी नियत है ना, हमारी इंटेंशन अगर ऐसी है तो हम मान लेते हैं कि यार ये पार्ट डिलीवरी ही मानी जाती है। हमने देखा था अगर पूरे की डिलीवरी, अगर पार्ट की डिलीवरी हो गई तो क्या इफेक्ट होगा, ये सारे इफेक्ट हमने सेक्शन 34 में ऑलरेडी देख लिए हैं, कि अगर मैंने पूरी चीज भेजनी थी, एक ट्रक आपके तक पहुंच गया, पॉजिटिवली 2 ट्रकों में सामान आ रहा है और सारे में बुक्स ही है। ठीक है, तो पहला ट्रक आपके तक पहुंचा जाएगा, माना जाएगा दूसरे की ओनरशिप भी आपके तक ट्रांसफर हो चुकी है, अब आप उसको रेप्यूडिएट नहीं कर पाओगे। ये चीजें हमने सारी सेक्शन 34 में देख ली हुई है। इसके बाद भी मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 35 बात करता है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। हमने देखा था जनरल रूल क्या है कि बायर डिलीवरी के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, और सेलर तब तक डिलीवर नहीं कर रहा जब तक बायर मांग नहीं रहा है। ये 35 जनरल रूल आप छोड़ सकते हो। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 36 रूल्स एज टू डिलीवरी। ठीक है, ये कर लिया था क्या, ठीक है। 36 में हमने जनरल रूल्स के और डिलीवरी को लेकर क्या रूल्स देखे थे कि यार हम मानते हैं कि डिलीवरी वहीं होनी है जहाँ पे सामान पड़ा है, या पड़ा है या सेल हो रही है वहां, या जहाँ फ्यूचर गुड्स की सेल है अगर, तो जहाँ फ्यूचर गुड्स की सेल हो रही है वहां, या जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है या मैन्युफैक्चर हो रहा है सामान वहां, हम मानते हैं कि यार वहीं पे डिलीवरी होनी होनी है। ठीक है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव डिसाइडेड, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं That was more than enough for section number 36. We move on to section number 37 now. 36 तक जितना हमने चाहिए था हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 37 पे आ जाइए। 37 बात कर रहा है आप एक बार मुझे बताओ 36 का क्लॉज 3 का हमने कुछ लिखा था क्या। ठीक है, जस्ट चेकिंग इफ दिस इज इवन रिक्वायर्ड।
ठीक है 37 पे आ जाओ, 37 पे आ जाओ। रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 37 का क्वेश्चन इज वेरी ऑफनली आस्क्ड। 37 38 इंस्टॉलमेंट डिलीवरी एंड डिलीवरी रॉन्ग क्वांटिटी की। ठीक है, let us read 37 delivery of wrong quantity where the seller delivers to the buyer a quantity of goods less than he contracted to sell। तो टेक्निकली तीन चीजें हो सकती हैं। तो तीन चीजें क्या हो सकती हैं कि आपने सपोजिबली डिलीवरी डिसाइड करी है, तो या हो सकता है आप कम दे रहे हो, या मिक्स दे रहे हो, या ज्यादा दे रहे हो। या कम दे सकते हो, या मिक्स दे सकते हो, या ज्यादा दे सकते हो। ठीक है, कम दे रहे हो तो क्या है, इन्होंने बोला है where the seller delivers to the buyer a quantity of goods less than he contracted to sell, the buyer may reject them। पहला, लेसर के केस में बायर में रिजेक्ट देम। ठीक है, सेकंड, और if the buyer accepts the goods so delivered he shall pay for them at the contract rate। तो उसे कितने पे करना है, जितना उसने एक्सेप्ट करा है उतने का उसे पे करना है एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट, पे एट कॉन्ट्रैक्ट रेट इफ एक्सेप्टेड। सुनो, ये बैठे यहाँ से है। बारिश तो पहले से ही हो रही थी। थैंक यू सो मच। देखा, अगर क्वांटिटी आपने मांगे थे मुझसे कुछ, मैंने उससे कम डिलीवर आपको कर दी है, तो आपका चॉइस है पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दो। या अगर आप एक्सेप्ट करते हो, आप सिर्फ उतने के लिए पे कर सकते हो जितना आपको डिलीवर हुआ है एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट, मतलब पर केजी जितना का बात हो रखी थी उस हिसाब से सिर्फ उतने का पे कर सकते हो। और बाकियों के लिए, क्योंकि हम मानते हैं इसको, हम ब्रीच ऑफ कंडीशन की तरह ट्रीट करते हैं एक्चुअली, है ना। हम इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन की तरह ट्रीट करते हैं कि आपने 1000 केजीज राइस मांगे थे। ठीक है, अब वो रेप्यूटेड, अगर आपने वो ब्रीच ऑफ कंडीशन कर दिया है ना, तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे यार एक काम करते हैं यार, जितना एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके पैसे दे देंगे, प्लस बाकी के डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। ये होता है इसमें। ठीक है, लेसर के केस में ऐसे ना चार्ट ही बना लेना अपनी नोटबुक्स में लेसर वगैरह के लिए, चार्ट को फिर बैराक पढ़ना भी मत कल को इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, where the seller delivers to a buyer a quantity of goods larger than he contracted to sell, the buyer may, देखो, it says the buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest। मतलब वो क्या करे, एक उसके पास चॉइस है टू रिजेक्ट द होल, दूसरी उसके पास चॉइस है एक्सेप्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट
as per contract and reject the rest. ठीक है, दो चॉइसेस है उसके पास यहाँ पे भी. He may accept the goods included in the contract and reject the rest, or he may reject the whole. If the buyer accepts the whole of the goods so delivered, he shall pay for them at the contract rate. अब देखो, इसके पास एक और चॉइस है. If the buyer accepts the whole of the goods so delivered, third choice. देखो, तीनों चॉइसेस बन जाती हैं लार्जर क्वांटिटी डिलीवर होने के केस में. और अगर उन्होंने लास्ट लाइन क्या लिख दी है, if the buyer accepts the whole of the goods so delivered, he shall pay for them at the contract rate. जितना बनता है जितने का सामान एक्सेप्ट कर रहे हो सबका पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास चॉइस है. आप आधा एक्सेप्ट करके बाकी वापस भेज सकते हो, बट इफ यू आर एक्सेप्टिंग द होल यू विल हैव टू पे फॉर द होल. ठीक है, नेक्स्ट अप. Where the seller delivers to the buyer the goods he contracted to sell mixed with the goods of different description not included in the contract, the buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject the rest, or may reject the whole. ये लो दो चीजें. may accept कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब वाले एंड रिजेक्ट बाकी. यहाँ दूसरी चॉइस उन्होंने क्या लिखी है, रिजेक्ट द होल. ये तीन कंडीशन बन जाएंगी आपकी इन केस ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी की डिलीवरी. एक और चीज, प्री के क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान से सुनना. होता क्या पेपर में क्वेश्चन आएगा कि यार आपको ना मैंने भेजा 10 बनारसी सिल्क साड़ी. ठीक है, आपने सपोजिटली 15 या 17 में जैसे मर्जी खरीदी थी, 15 के अकॉर्डिंग या सतगुरु बाबा जी सॉरी, आपने 15 या 17 के अकॉर्डिंग खरीदी थी और मैंने आपको जो डिलीवरी करी है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, आपने 10 साड़ियां मुझसे मांगी, मैंने आपको 5 तो भेज दी बिल्कुल सैंपल और डिस्क्रिप्शन से मैच करती हुई. बाकी जो 5 भेजी ना वो बनारसी सिल्क तो है बट वो चीप क्वालिटी है. तो 10 में से 5 जो है वो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स निकले, 5 जो है वो प्रॉपर क्वालिटी के निकले. ठीक है, तो हमारे प्री में क्वेश्चन क्या आएगा, प्री में क्वेश्चन आएगा कि यार डज, ये जो टर्म यूज कर रहे हैं इन्होंने टर्म यूज करी है मिक्स्ड, मिक्स्ड विद गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन. ये टर्म यूज करी है मिक्स्ड विद गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन. तो उन्होंने बोला क्या इंफीरियर क्वालिटी का होना ये माना जाता है कि मिक्स्ड डिफरेंट डिस्क्रिप्शन हो गई. द आंसर इज नो. इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स को हम ये नहीं मानते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन अलग हो गई है. और अब 5 अच्छी क्वालिटी के 5 खराब क्वालिटी के, आप ये नहीं बोलोगे सर गुड्स ऑफ मिक्स्ड डिस्क्रिप्शन आ गए हैं. ठीक है, उनको आप सेक्शन वहीं पे फिट करोगे जिस सेक्शन में वो ऑलरेडी फिट करने चाहिए थे. यहाँ पे फिट नहीं करते आप मिक्स क्वांटिटी के लिए. बस ये चीज आपको प्री के लिए याद है. ठीक है, ओके, ठीक है. The provisions of this section are subject to any usage of trade, special agreement or course of dealing between the parties. तो आप बस इतनी चीज याद रखिए. जैसे हाँ जी, जैसे बहुत बार हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हो जाते हैं कि यार अराउंड 500 kg ऑफ शुगर, अराउंड दिस, है ना, तो उन सब के दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू दैट. ठीक है, ऊपर ऊपर से कहेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे यूसेज ऐसा कि सच तरह बोल लो उस एग्जैक्ट तो होता नहीं, उसके आसपास वाली चीज पहुंच जाती है. तो वो सब चीजों के दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू ऑल ऑफ दैट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 38, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज. Unless otherwise agreed, the buyer of the goods is not bound to accept delivery thereof by installments. हमारा जनरल रूल क्या है, हमने जब सेक्शन 6 पढ़ा था, 5-6 पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, जब हम रियलाइज करते हैं कि यार डिलीवरी एंड पेमेंट बोथ मे बी बाय इंस्टॉलमेंट्स, है ना, और मे बी पोस्टपोन और मे बी राइट अवे, है ना, कभी भी डिलीवरी और पेमेंट से मेरे को लेना देना ही नहीं है कि कब हो रही है. यहाँ पे द टर्म दे हैव यूज्ड इज अनलेस अदरवाइज अग्रीड. ठीक है, तब तक है ये रूल. If you have not agreed, then you have to pay immediately. Then you have to deliver immediately. Unless otherwise agreed, the buyer of the goods is not bound to accept delivery thereof by installments. ठीक है, तो जब तक ये बात नहीं हुई है कि मैं सामान आधा आधा दूंगा, तब तक you are not bound to accept आधा आधा. ठीक है, then you will have to accept. Then you are bound to, basically I am bound to deliver it wholly and not in parts. ठीक है, where there is a contract for the sale of goods to be delivered by stated installments which are to be separately paid for. Please underline separately paid for. And the seller makes no delivery or defective delivery.
फॉर द सेल ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड बाय स्टेटेड इंस्टॉलमेंट्स, जब बात हो चुकी है इतनी इंस्टॉलमेंट में इतना सामान आना है, विच आर टू बी सेपरेटली पेड फॉर, कि एक डिलीवरी आएगी हम उसका पे करेंगे, दूसरी डिलीवरी आएगी हम उसका पे करेंगे, ठीक है जी। एंड द सेलर मेक्स नो डिलीवरी और डिफेक्टिव डिलीवरी, उसने यहाँ उस मंथ की डिलीवरी करी नहीं, लिख रखा है हर अगस्त में, हर मंथ में 12 तारीख को डिलीवरी होनी है, या उसने करी नहीं, या डिफेक्टिव डिलीवरी कर दी, डिफेक्टिव डिलीवरी से मतलब इनकम्प्लीट और एनीथिंग डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, एनीथिंग डिफेक्टिव डिलीवरी इंक्लूड्स एवरीथिंग, कि यार गलत क्वांटिटी, रॉन्ग डिस्क्रिप्शन, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, कर दी या नहीं करी, इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स, इसने एक में गड़बड़ी करी या एक से ज्यादा गड़बड़ी करी, और द बायर निग्लेक्ट्स और refuses to take delivery of और पे फॉर वन, या ये अब देखो गलती डिलीवरी में करी सेलर ने, एक्सेप्टेंस में करी बायर ने, एक या एक से ज्यादा डिलीवरी को एक्सेप्ट करने में बायर ने कोई गलती करी, पेमेंट में कोई प्रॉब्लम करी, या सेलर ने देने में कोई प्रॉब्लम करी, देन व्हाट, it is a question in each case depending on the terms of the contract and the circumstances of the case whether the breach of a contract is the repudiation of the whole contract or whether it is a severable breach giving rise to a claim for compensation. मैं ना इसके कल वो लेकर आऊंगी illustrations. I had those illustrations written in a new notebook, है ना, ये this is an old notebook, I don't have it here. I have some certain illustrations जो प्री में आई हुई है as such, बस उनको ऐसे ऐसे लिख लेना, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक्चुअली विद कवर्स एवरीथिंग, ठीक है। कुछ इलस्ट्रेशंस ऐसी हैं, ठीक है, जो इलस्ट्रेशंस के बेसिस पे प्री के एक दो क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि यार बताना ये आपको इंस्टॉलमेंट डिलीवरी लग रही है, ये क्या है, सेक्शन 37 इस पे लग रहा है या नहीं लग रहा, ऐसे के कुछ क्वेश्चन 38 इस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, उस हिसाब से बस आपको आई एम गोइंग टू गिव इट, ठीक है, टू यू। It is a question in each case depending on the terms of the contract and the circumstances of the case whether the breach of contract is a repudiation of the whole contract or whether it is a severable breach giving rise to a claim for compensation. इन्होंने बोला है क्या वो डिपेंड करेगा हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे कि क्या ये थोड़े पार्ट की डिलीवरी पूरे की रेप्यूटेशन मानी जाए, क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाए, क्या ये ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाए, या क्या इसको ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट करे, बाकियों के लिए पे कर दिया जाए, दिस विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस, ठीक है। Or whether it is a several breach giving rise to claim for compensation but not to a right to treat the whole contract as repudiated. मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो देखो आप हर केस में रेप्यूटेट नहीं कर पाओगे, इट विल डिपेंड एंटायरली ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस कि कब पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट करने की हिम्मत आप में आ गई है, क्या पावर आपके पास आ गई है, या दूसरा सिर्फ और सिर्फ जब आप कॉम्पेंसेशन ही क्लेम कर पाओगे, दैट्स इट, ठीक है। ओके 39 को प्री क्लेम मार्क कर लो। डिलीवरी टू कैरियर ऑफ वॉरफिंगर, वेयर इन पर वॉरफिंगर क्या होता था, ऑफ का ओनर जो था, हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स में, है ना, where in pursuance of a contract of sale the seller is authorized or required, please underline authorized or required, to send the goods to the buyer, delivery of goods to a carrier whether named by the buyer or not for the purpose of transmission to the buyer or delivery of goods to a wharf, where in pursuance of a contract of sale the seller is authorized or required to send. अब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, है ना, यू हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसाइड कर लिया है, द सेलर ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर लिया गया है कि यार ये डिलीवरी ना इस फलाने को बंदे को करनी है, तो माना जाएगा आपको बायर को हो गई। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसके अकॉर्डिंग मेन बंदे को डिलीवरी नहीं की, बायर को नहीं करी, बट एक इंडिपेंडेंट रिक्शा वाले को दे दी, तो माना जाएगा डिलीवरी हो गई। ऐसी सब चीजों को कैटर किया गया यहाँ। लेट अस सी, इट सेज where in pursuance of a contract of sale the seller is authorized or required to send the goods to the buyer, ठीक है, सेलर ऑथराइज है। ऑथराइज वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि हो सकता है मैंने अपने एजेंट को ऑथराइज करा हो, इसलिए ऑथराइज वर्ड यूज किया गया। रिक्वायर्ड टू सेंड द गुड्स टू द बायर, डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू अ कैरियर, बायर को गुड्स भेजने हैं तो डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ कैरियर वेदर नेम्ड बाय द बायर और नॉट, कोई भी रिक्शे वाला इंडिपेंडेंट, या कोई वॉर्फ, या कोई गोडाउन ओनर, या कोई कोल्ड स्टोरेज वाला, या कोई एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, वेदर नेम्ड बाय द बायर और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। अगर मैंने उसे इस नियत से दी है कि ट्रांसमिट हो जाए बायर को, किसी इंडिपेंडेंट डिलीवरी वाले को सामान इस नियत से पकड़ाया कि वो ट्रांसफर हो जाए बायर को, और डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू अ वॉरफिंगर फॉर सेफ कस्टडी, या फिर मैंने सेफ कस्टडी के लिए रखवा दिए बट विद एन इंटेंशन टू कि लेके से बाहर चल जाएगा, ठीक है।
इट इज प्राइमा फेसी डीम टू बी अ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर। ये माना जाता है, हम पढ़ रहे हैं डिलीवरी कब हो जाती है ना, उन्होंने बोला अगर किसी इंडिपेंडेंट बंदे को चली गई है, कैरियर्स को चली गई है, या किसी वो सेफ कस्टडी के लिए रखवा दी गई है कहीं पे, बट हमारी इंटेंट इज कि वो बायर को डिलीवर हो जाएगी यहीं से, तो माना जाता है ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, डिलीवरी हो गई है किसी। मतलब बेसिकली एक हमने अपनी कस्टडी से जब उसको निकाल दिया और हम ये मान लिया ना, वी आर नॉट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल एनी मोर, तो जैसे ओनरशिप ट्रांसफर होती है वैसे वैसे हम ये मान रहे हैं डिलीवरी भी हो रही है, ये डिलीवरी के रूल्स पढ़ रहे हैं ना हम। इस बात कर रहा था ओनरशिप के ट्रांसफर होने की, ठीक है, कि आपने जैसे इसे दिया हमने मान लिया ओनरशिप ट्रांसफर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं अगर आपने ऐसे ही किसी बंदे को दिया, मान लिया जाएगा डिलीवरी हो गई। यस यस एग्जैक्टली, टर्म्स आर डिफरेंट, डिलीवरी और ओनरशिप दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए दो अलग सेक्शन में बाइफर्केशन करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट अप, unless otherwise authorized by the buyer, the seller shall make such contract with the carrier or wharfinger on behalf of the यार बहुत इरिटेट कर रहा है थ्रोट। unless otherwise authorized by the buyer, the the seller shall make such contract with the carrier or wharfinger on behalf of the buyer as may be reasonable, having regard to the nature of the goods and the other circumstances of the case if the seller omits to do में। हाँ, जब हम कोई डेलिकेट चीज भेजते हैं ना, कहीं पे पोस्ट करते हैं, ठीक है, तो हम पहले ही डिलीवरी वाले को बता देते हैं कि इसमें कांच का सामान है ना। ये जो सेकंड क्लॉज था ये उन सब चीजों की बात करता है, ठीक है। एक बार उस नजर से इसको देखना। Unless otherwise authorized by the buyer, the seller shall make such contract with the carrier or wharfinger on behalf of the buyer as may be reasonable, ठीक है। Having regard to the कौन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर shall make such contract with the carrier or wharfinger, रिक्शे वाले से क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ द बायर की बायर के बिहाफ पे, एज मे बी रीजनेबल जो रीजनेबल है, हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द गुड्स कि गुड्स कैसे हैं और कैसे लेकर जा रहे हैं, ठीक है, एंड द अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इफ द सेलर ओमिट्स टू डू सो। अगर सेलर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट रिक्शे वाले को समझाते नहीं है क्या क्या सामान है, ऐसे लेकर चलो ना, अगर सेलर ओमिट्स टू डू सो एंड द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज्ड, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट और वाइल्स्ट इन द कस्टडी ऑफ द wharfinger, the buyer may decline to treat the delivery to the carrier or wharfinger as a delivery to himself। अगर आपने रिक्शे वाले को बताया नहीं था कि कांच का सामान है और वो रफली लेकर जा रहा था जैसे नॉर्मल कोर्स में लेकर जाता, तो हमने तो अब तो सेलर तो ये डिफेंस लेगा ना, ये देख सेलर कहेगा फटाफट ना 39 सेक्शन पे आओ, सेक्शन 39 ने बोल दिया था कि जैसे ही गुड्स रिक्शे वाले को चल जाएंगे गुड्स आप तक मतलब माना जाएगा आपके हो गए गुड्स, ठीक है। तो जो अगर सियाना होगा बायर वो कहेगा 39(2) पे जाओ। 39(2) ने क्या बोला था, ये तो जनरल रूल था 39(1), लेकिन 39(2) ने बोला था अगर गुड्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल केयर एंड कॉशन चाहिए, उसके लिए आपने अगर उसे नहीं बताया स्पेशल केयर एंड कॉशन, तो फिर तो नहीं मानी जाती डिलीवरी, ये था, ठीक है, ओके। और एज अ डिलीवरी टू हिमसेल्फ और मे होल्ड द सेलर रिस्पांसिबल इन डैमेजेस, ठीक है। तभी जब हम जाते हैं कुछ भी कुरियर करने में स्पेशली पूछ लिया जाता है दे आर ब्रेकेबल और नॉट, है ना, ओके। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, where goods are sent by the seller to the buyer by a route involving sea transit। हम मानते हैं सी ट्रांजिट जितने भी, अगर आपके सी कोर्स के थ्रू वाटर के थ्रू
वाटर गुड्स के थ्रू अगर कोई डिलीवरी हो रही है तो हम मानते हैं यार उसको पक्का इंश्योर करा के लेके आओ, गुड्स को इंश्योरेंस करा के लेके आओ। ठीक है, ऐसे केसेस में वी सपोज कि यार दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सेलर टू इन्फॉर्म द बायर कि अगर मैं नहीं करा के भेज रहा इंश्योरेंस खुद करा लो। सीआईएफ में खुद करा के भेज रहा था, है ना। अदरवाइज क्या ड्यूटी क्या है उसकी कि वो बोले बायर को कि मैं इंश्योरेंस नहीं करा रहा, खुद करा लो। ठीक है, और अगर बिना ना करा के भेजता है, ना बताता है और भेज देता है और बोलता है यार चलो जी तुमने तो बोला था, हमने तो पढ़ा था, गुड्स रास्ते में चल जाएंगे तो तुम्हारे हो जाएंगे। सेलर बोलता है, बायर बोलता है ना तुमने इंश्योरेंस कराई ना तुमने मुझे बताया, तो ऐसे केसेस में डिलीवरी मानी जानी है। ऐसे केसेस में अगर पहले मुझे बता देते तो मैं करा लेता, अगर रास्ते में कुछ भी होता गुड्स को तो तुम जिम्मेदार हो सेलर। सेलर को बोलता है बायर। जी चले आगे आ जाओ। 40 प्लीज रीड। इसका मतलब क्या है? उन्होंने बोला हमने अभी क्या पढ़ा था जनरल रूल, डिलीवरी को लेकर जनरल रूल क्या था, जहाँ पे सामान है वहीं पे डिलीवर हो जाना है। लेकिन अगर सेलर कहता है यार हम पढ़ते ही हैं, मैं आपको शिपिंग कर दूंगी वहां तक, है ना, आपकी सामान की शिपिंग डिलीवरी यहाँ तक हो जाएगी। हो गया जी, हमने अग्री कर लिया। अब पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट ये आ गया जब हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर जाते हैं जिसमें डिलीवरी होनी है किसी डिस्टेंट प्लेस में करने को तैयार हो गया है सेलर। ठीक है, तो हम मानते हैं ऐसे केस में रास्ते में अगर गुड्स को कुछ हो जाता है तो बायर जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसी चीजों के लिए जैसे सपोजिवली कोई नेचुरल वेयर एंड टेयर है, आयरन ट्रेवल कर रही है वाटर रूट के थ्रू जो कि डस्टिंग होनी थोड़ी सी लाजमी है ना। ऐसा का कोई चीज है, कुछ भी चीज ऐसी चीज है जिसमें थोड़ी सी रस्टिंग या थोड़ा सा चीज होना लाजमी है, नेचुरल वेयर एंड टेयर है, वो तो रास्ते में होगी ही होगी। उन सब चीजों को छोड़ के मेजर डिटीरियोरेशन जो होती है उसके लिए बायर जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैंने गुड्स रास्ते से डिलीवर करे और सर ये तो आयरन में आपके हल्की हल्की रस्ट आ गई है, मैं कहूँगी कॉमन सेंस की बात नहीं है, इतनी दूर से पानी से आ रही है तो हल्की सी रस्टिंग तो होगी या हल्का सा कलर तो फेड होगा ही, ऐसे करके। ठीक है, अब इसके एंगल से एक बार इसे फटाफट देख लेते दोबारा से। हर्षित ध्रुव एक बार रीड करना 40 फटाफट। हाँ ठीक है, नेसेसरीली इंसिडेंट टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट वही है, नेचुरल वेयर एंड टेयर। जी जी, नेचुरल मेल्टिंग, नेचुरल वेयर एंड। नहीं नहीं नहीं, लेकिन इन्होंने यही तो बोला है ना यार कि जो चीज नेचुरली एक वर्ड क्या, यार आप देखो ना जब हम जैसे ऐसी ऐसी साइट से जब हम मंगाते हैं तो बिल्कुल पानी तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन अगर जैसे हमने देखे जैसे जेप्टो के स्टोर्स हैं या कोई भी ऐसे के स्टोर्स हैं, दे आर वेरी नियर, है ना। पर्पस ऑफ देम बीइंग नियर इज कि 5 मिनट्स में डिलीवरी, है ना, 5 मिनट्स में डिलीवरी हो रही है। एंड 5 मिनट्स में कॉमन सेंस की बात है कि यस, लेकिन नॉर्मल जो चीज वेयर एंड टेयर है, वेयर एंड टेयर नहीं, यहाँ पे वर्ड यूज है, क्या वर्ड यूज है यार, ये तो पढ़ा हमने, है ना, इंसिडेंट टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, है ना। ये तो इंसिडेंट है ना यार, थोड़ी सी तो मेल्ट हो गई, 5 मिनट लगने हैं तो 5 मिनट का टाइम तो है ही, है ना। इफ इट इज बिल्कुल जैसे आइसक्रीम का दूध ही आ रहा है टेक्निकली, है ना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ऑब्वियसली दैट इज नॉट इन ड्यू कोर्स ऑफ ट्रांजिट, इतना तो होना ही था, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्ट एंटिसिपेटेड एंड एक्सपेक्टेड इज व्हाट वी कंसीडर इन दिस केस। 41 को प्री के लिए मार्क कर लो, 41 को प्री के लिए मार्क कर लो। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, रीड करना प्लीज धीरे धीरे, वेयर से
बेसिक ब्रैकेट लिख लो एट बायर्स प्लेस, ब्रैकेट लिख लो एट बायर्स प्लेस, प्री के लिए मार्क कर लेना। नेक्स्ट पढ़ो। When the seller tenders delivery of goods to the buyer, he is bound on request to afford the buyer. यहाँ पे लिख लो राइट ऑफ इंस्पेक्टिंग एट सेलर्स प्लेस, इसमें लिखो राइट ऑफ इंस्पेक्टिंग एट सेलर्स प्लेस, ऐसे लिख लो सेलर्स प्लेस। हाँ सेलर्स प्लेस और लिखो प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये सेकंड में लिखना। प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या करो, पता क्या करो, हम पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ, एक बार को प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेस ऑफ गुड्स, ऐसे करके पढ़ो एक बार। ये जो सेकंड एग्जामिनेशन की बात करी जा रही है, ये बात करी जा रही है हम सेलर के घर से उठाने गए हैं सामान, यहाँ वहां से उठाने गए हैं सामान जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि जनरल रूल यही है, यहाँ जहाँ पे सामान होता है ये जनरल रूल है ना, ये जनरल रूल को क्लॉज 2 में डाल दो, क्लॉज 1 में आप डाल दो बायर्स की प्लेस की, बायर की प्लेस की डिलीवरी। अब बाइफिकेशन करके देखो, अब रीड करके देखो, तो जनरल रूल था ना प्रूफ की डिलीवरी यहाँ पे होती है। ठीक है, नहीं ऐसे तो ठीक है, गला इरिटेट कर रहा है यार, नॉनसेंस। इसको 2 में डालेंगे, आई विल एंड द क्लास इन 5 मिनट्स। ठीक है, मे बी ऐसा है, ओके पढ़ के देखो। कहाँ पे 42 41 बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स हो गया यार, 42 पे आ दो। अच्छा हाँ ठीक है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड व्हेन द सेलर टेंडर्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर, सेलर ने बोला है कि मैं तेरे को डिलीवरी करने लगा हूँ, he is bound on request to afford the buyer a reasonable opportunity of examining the goods for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract. तो बेसिकली जब मैं टेंडर कर रही हूँ गुड्स ले जाओ, then when you come and you ask for examination, I am bound to allow you to examine the goods first and then take the delivery only on request. ठीक है, acceptance, the buyer is deemed to have accepted the goods, पर ये मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर सेक्शन बेस्ड आता है 42 का बहुत। सेलर्स प्लेस और प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या प्लेस ऑफ गुड्स। एक्सेप्टेंस, द बायर इज डीम्ड, प्लीज सेक्शन नंबर मार्क करना, एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन नंबर आता है। द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड देम, जब उसने बोल दिया मैंने एक्सेप्ट कर लिया तब, और व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम एंड ही डज नॉट एक्ट इन रिलेशन टू देम व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद ओनरशिप ऑफ द सेलर। ठीक है, वो इससे उल्टी हरकत नहीं करता जिससे कि सामने वाले को लगे कि यार ये ही डजंट वांट टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, वो बायर की, जैसे सपोजिटली इन्होंने टर्म क्या यूज करा है, व्हेन द गुड्स have been delivered to him and he does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller। इसका मतलब क्या है, पुनीत ने मुझे कुछ सामान भेजा है एंड मैं उसे अपने सामान की तरह यूज करने लगी हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, चाहे मैंने एक्सेप्टेंस इंटीमेट नहीं करी बट मैंने इसकी ओनरशिप के इनकंसिस्टेंटली एक्ट करा है, सेलर की ओनरशिप के इनकंसिस्टेंटली जब मैं एक्ट करी हूँ तो माना जाएगा मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, एंड थर्ड चीज, और व्हेन आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम ही रिटेन्स द गुड्स विदाउट इंटीमेटिंग। आपने बोला था मुझे दे दो 3 स्वेटर में ट्राई करके बताती कौन सा रखना, और वापस नहीं करने जाते तीनों, पूरी सर्दी निकाल दी आपने पटक के, है ना, हम मान लेंगे आपने रख ली है, एक्सेप्टेंस हो गई है। तो 3 केसेस में एक्सेप्टेंस हो रही है, जब आप बता रहे हो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहला, दूसरा जब आप बायर जो है वो ऐसे एक्ट कर रहा है विच इज इनकंसिस्टेंट टू द ओनरशिप ऑफ द ट्रू ओनर, है ना, क्यों ऐसे शो कर रहा है जैसे वही ओनर है, इनकंसिस्टेंट एक्ट कर रहा है, और थर्ड जब रीजनेबल टाइम का लैप्स हो गया है।
ऐसे केसेस में हम मानते हैं एक्सेप्टेंस हो गई. नेक्स्ट आ जाओ 43 पे. बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स. ये हमने पहले भी देखा था. Unless otherwise agreed, where goods are delivered to the buyer and he refuses to accept them. उसको डिलीवरी हुई but he refuses to accept those goods. Having the right so to do, he is not bound to return them to the seller, but it is sufficient if he intimates to the seller that he refuses to accept them. It is the seller's responsibility now to pick them up away. ठीक है, to take them with him. Next up we have liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods. इसके ऊपर लिख लो प्लीज एक लाइन. Property in the goods has already passed to the buyer. 4 के ऊपर लिख लो. Property in the goods has already passed to the buyer. ये खत्म हो रहा है आज. कल से हम 45 स्टार्ट कर देंगे. And I think I need 4 more lectures to wind this act up. 2 हैं और 2 में एक दिन किसी मंडे को लेके खत्म कर दूंगी. 2 मंडे को ले लूंगी या देख लूंगी जैसे भी करना होगा. आपने कहा मंडे को आना घर से. आपने कब आना है? आपने घर नहीं जाना. आपका घर ही चंडीगढ़ है ना. आप कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से हूँ. ओके नाइस. एनीवे, property liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods. When the seller is ready and willing to deliver the goods and request the buyer to take delivery. जब seller है, ready है, willing है सामान देने के लिए और buyer को बोलता ले जा. ठीक है, request the buyer to take delivery and the buyer does not within a reasonable time. Apple juice आया केस. एप्पल जूस वाला याद? खराब हो गया था. डैमली हैमिल्टन केस यार, है ना. And the buyer does not within a reasonable time after such request take the delivery. He is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery, and also for a reasonable charge for the care and custody of the goods. Simple, very simple. Provided that nothing in this section shall affect the rights of the seller, where the neglect or refusal of the buyer to take delivery amounts to a repudiation of the contract. बोला है तब कोई असर नहीं है जब उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन ही कर दी थी. ठीक है, breach of condition possibility in term का use करिए. Nothing in the section shall affect the rights of the seller where the neglect or refusal of the buyer to take delivery amounts to a repudiation of the contract. अगर वो breach of condition ही थी कि आपने इतनी तारीख को सामान लेकर जाना है ना, या कुछ भी है, और वो अगर breach of condition हो गई है तो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट ही repudiate हो गया. बायर, आप देखो ना, हमने बोला बायर को कि सामान ले जाओ. ठीक है, और अगर वो नहीं लेके जाता तो कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट हो जाएगा क्योंकि सपोजिटली दैट इज द सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कि इस डेट को you are going to take the delivery. Supposedly, if something is like that, in such cases where the buyer has to take the delivery on so and so date, otherwise the contract will be repudiated. है ना. आज आप नहीं लेके जाते तो मैं कल किसी और को बेच दूंगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है ना. So in such cases, if the buyer does not take the delivery today, tomorrow you cannot charge him कि मैंने केयर एंड कस्टडी में रखा इसको एक हफ्ता. because the contract was nature was of the contract was such that कि अगले दिन ही वो repudiate हो जाना था. ये था प्रोविजन. ठीक है, when the nature of the contract was such that कि वो फिर आप केयर एंड कस्टडी वगैरह के चार्जेस नहीं मांग सकते हो. ये मतलब है. ठीक है, दिस इज द एंटायर सेक्शन नंबर 44. इसमें जो भी थोड़ी सी डिक्टेशन या केस लॉस कुछ होंगे, आई कम अप विद देम विद माय न्यू नोटबुक टुमारो. ठीक है, एंड विल सी, विल राइट देम. If there's any, there is not going to be much obviously because pre में आता है, महीने में नहीं आता है. And tomorrow we are going to start with section number 45, rights of unpaid seller, chapter number 5. ठीक है, that's all. I'm sorry for my ill health and bad throat. I